हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शशांक जैन एंड वेलकम टू माय चैनल वुडोफा। और आज मैं अपने चैनल में एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा हूँ और एक आपके लिए एक ज़बरदस्त सीरीज़ बना के लेके आया हूँ। और ये सीरीज़ है वैदिक वास्तु। आपने वास्तु के बारे में तो सुना ही होगा और मेरे पास दो एक्सपर्ट्स हैं, उनके बारे में भी शॉर्टली बताऊंगा। पहले ये बताता हूँ ये सीरीज़ है क्यों। अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने किया हुआ है तो आप समझते हैं हम इंटीरियर्स और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के टिप्स आपको देते रहते हैं। तो जब लोग मेरे पास आते थे अपने घर के इंटीरियर्स कराने के लिए या अपने फार्म हाउस को बनवाने के लिए या कोठी को बनवाने के लिए, तो उनका बेसिक सवाल होता था कि शशांक, क्या आप वास्तु फॉलो करते हो? क्या आपको वास्तु की जानकारी है? क्या हमारे घर में हमें वास्तु को फॉलो करना है? तो मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स उन्हें बताता था। तो ये सीरीज़ आप सब लोगों के लिए जो अपना घर बना रहे हैं या अपने घर के बनाने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे अपार्टमेंट में रहते हैं, प्लॉट में रहते हैं, विला है, फार्म हाउस है या किसी भी तरीके का घर है, ये सीरीज़ आपके लिए है। और आप ज़रूर देखते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए और हमें प्यार देते रहिए। सो गाइज, मैं अब इंट्रोड्यूस करता हूँ हमारे एक्सपर्ट्स ऑन द पैनल, डॉक्टर प्रदीप जैन एंड डॉक्टर प्रिया जैन। सो इनको मैं एक सुपर एनर्जेटिक कपल बोलता हूँ और दोनों लोग हमारे परिवार के साथ हमारे साथ काफ़ी सालों से जुड़े हैं। और भैया और दीदी के बारे में क्या ना बोलूँ, वही कम है। तो टोटल मिला के भैया को 15 साल का एक्सपीरियंस है और डॉक्टर प्रदीप ने और डॉक्टर प्रिया जी ने 1500 प्लस क्लाइंट्स के साथ काम किया है। तो आप सोचो कि वास्तु के 1500 प्लस क्लाइंट्स बहुत बड़ा नंबर होता है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज इंडिया में भैया और भाभी का टॉप 5 वास्तु एक्सपर्ट्स में नाम बहुत अच्छे से गिना जाता है। तो अब मैं ओवर कर रहा हूँ माइक भैया को और डॉक्टर प्रदीप अपने बारे में कुछ बताएंगे। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन पिछले 15 वर्षों में वास्तु और ज्योतिष के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन किया। हजारों घरों का, विलाओं का, अपार्टमेंट्स, फार्म हाउस, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज निर्माण कराया वास्तु के अनुसार और देखा वो लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो वास्तु हमारे जीवन का मूल आधार है। हमने वास्तु के अंदर हर एक चीज़ को कंबाइन किया है। पर्सनलाइज्ड वास्तु करते हैं हम लोग कि हर एक पर्सन के लिए कौन सी जोन अच्छी है, उसके बच्चों के लिए कौन सी जोन अच्छी है, उसकी वाइफ के लिए कौन सी जोन अच्छी है, कि जिससे वो वहाँ पर बैठें, जिससे वो वहाँ पर सोएं या वहाँ पर वो खाना भी खाएं, तो जिससे उनकी लाइफ के अंदर ग्रोथ हो, ओवरऑल ग्रोथ हो। स्पेसिफिक वास्तु ये होता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, जो आपको अच्छा करेगा, जो आपकी लाइफ में ग्रोथ करेगा, उसको हम जानें और उसको हम अपनाएं लाइफ के अंदर और हम लाइफ में अपनी तरक्कियां हासिल करें और लाइफ को स्मूथ करें। हमें लाइफ के अंदर सिर्फ एक वास्तु इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें लाइफ के ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, जिसके अंदर हमारी लाइफ में रेकी, हमारी लाइफ का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, हमारा लाइफ का हमारा जो कर्माज हैं एट प्रेजेंट सिनेरियो जो हम कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सब चीज़ों को मिक्स करके हमने भक्तांबर के माध्यम से भी, उनको मंत्रों के माध्यम से भी चैंट करना सिखाया, बताया कि आप इन चीज़ों को करिए जिससे कि आपकी लाइफ में परिवर्तन आए और ओवरऑल जब डेवलपमेंट होता है तब लाइफ में ग्रोथ होती है। भैया, मेरा आपसे सवाल है, वास्तु क्यों इम्पोर्टेंट है और ये घर के वेरियस जोन्स को कैसे इफेक्ट करता है? सबसे पहले वास्तु में समझना है कि वास्तु क्या है। वास्तु एक व्यवस्था है जो 5 तत्वों से बनकर एक सम्मिश्रण है। हमारा शरीर 5 भौतिक एलिमेंट से बना हुआ है: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जितना भी यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं सब कुछ 5 एलिमेंट से बनी हुई हैं। तो उन पांचों का संतुलन ही, संयोजन ही बॉडी की व्यवस्था के हिसाब से, पृथ्वी की व्यवस्था के हिसाब से और घर की व्यवस्था के हिसाब से एक होना, इसी का नाम वास्तु है। वास्तु कोई जादू मंत्र नहीं है, टोना टोटका नहीं है, वास्तु कोई मिथक नहीं है। वास्तु सिर्फ एक व्यवस्था है कि किस एलिमेंट को किस रेशो में कहाँ व्यवस्थित किया जाए। पहली बात। जरूरी क्यों है? क्योंकि घर जब बनता है तो वास्तु में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वास्तु में सबसे पहले हम देखते हैं 5 एलिमेंट, जिसका 5 एलिमेंट हैं जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये 5 एलिमेंट हमारे वास्तु को 16 जोन में डिवाइड कर देते हैं, 16 दिशाओं में डिवाइड कर देते हैं। वो 16 दिशाएं मिलकर 32 द्वारों का निर्माण करती हैं। उन 32 द्वारें ही हमारी तरक्की का, समृद्धि का, प्रॉस्पेरिटी का, आनंद का, खुशी का, शांति का रास्ता हमारे जीवन में खोलती हैं। तो वास्तु इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कहीं हम गलत एलिमेंट को गलत जोन में प्लेस कर दें। अगर वाटर जोन में फायर एलिमेंट प्लेस कर दिया जाएगा तो क्या वाटर जोन वहाँ का बैलेंस रह पाएगा? नहीं, मुश्किल काम हो जाएगा। और फायर जोन में अगर वाटर को प्लेस कर दिया जाए तो भी मुश्किल काम हो जाएगी। तो सबसे पहले व्यवस्था करनी सीखनी है हमें कि 5 एलिमेंट
बैलेंस हो जाएं घर के, जो एलिमेंट जहाँ का है वो चीज़ें उसी जोन में रखी जाएं। उसके बाद रंगों को चुनाव करना, उसके बाद किसी पार्ट्स को, किसी प्लॉट्स हो, अपार्टमेंट हो, फ्लैट हो, कोठी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, वास्तु सबसे पहले काम करेगा कि इसको 32 जोन में डिवाइड किया जाए, 16 दिशाओं में डिवाइड किया जाए और 45 देवताओं में डिवाइड किया जाए, तभी एक वास्तु की पूरी संकल्पना निकल के आ सकती है। और इन सबको संतुलन मिलाकर सही डायरेक्शन में लेके जाना, जिससे हमारे जीवन में ग्रोथ हो, सुख शांति हो, समृद्धि हो और आसान हो हमारा जीवन। सही वास्तु क्या काम करता है? सही वास्तु मीठी चीज़ों को और मीठी कर देता है और कड़वी चीज़ों को कम कड़वी कर देता है। अगर यही गलत वास्तु हो तो वहाँ मीठी चीज़ भी कड़वी हो जाएगी और कड़वी चीज़ तो जहर बन जाएगी। तो इसलिए हमें वास्तु जरूरी है, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है, यहाँ कोई रिस्क लेने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जितना हम वास्तु को कुंडली से जोड़कर, अध्यात्म तक जोड़कर और अच्छे कर्म कर कर अपने जीवन को सरलता से, आसानी से और समृद्धि के शिखर पर पहुंचा जा सकता है, इसलिए हमें वास्तु की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रदीप भैया ने बहुत ही अच्छे तरीके से वास्तु को साइंटिफिकली, ये साइंस के तौर पे देखा जाए, और ये खाली जो लोग सोचते हैं टोना टोटका या कोई तो पुराना वैदिक मंत्र तंत्र है, उस तरीके से ना देख के और एक साइंटिफिक तरीके से देखा जाए। जैसे कि बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वाटर को फायर से मत मिलाओ, फायर को वाटर से मत मिलाओ, और जिस जोन का जो चीज़ है उसके अंदर उसी को सेट कराओ। तो इससे आपके घर के अंदर समृद्धि बढ़ेगी, आपको अच्छा लगेगा और ओवरऑल आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ वास्तु इंपॉर्टेंट है। सो दीदी, ये सवाल आपके लिए कि बहुत बार कोई प्लॉट पे काम करता है, कोई अपार्टमेंट में काम कराता है, तो क्या इन दोनों का वास्तु सेम होता है या अलग होता है? जी, दोनों का वास्तु सेम होता है। सेंटर पॉइंट के हिसाब से हम देखते हैं कि उनके बार चार्ट किस हिसाब से बना है, कौन सी दिशा में कितना बल है। यदि लाइफ में हमें देखना है कि हमारा एक हाथ बहुत लंबा हो जाए और एक हाथ बड़ा छोटा हो जाए, तो क्या हम काम कर सकते हैं? इनबैलेंस हो जाएगा हमारी लाइफ में। तो इसीलिए अपार्टमेंट का वास्तु भी सेम होता है और विला का वास्तु भी, या फिर हम एक प्लॉट पे यदि अपना पूरा घर बना रहे हैं तो वास्तु इज सेम, लेकिन यदि उसकी डायरेक्शंस में कितना बल है वो उसका बार चार्ट बनाते हैं हम सेंटर पॉइंट निकाल कर, तब हम जान पाते हैं कि किस दिशा के अंदर कितना बल है, हमें कैसे काम करना है उसके ऊपर। तो दीदी, जब हम वास्तु करते हैं एक फ्लैट का या एक विला का, तो क्या आपका प्रोसेस सेम होता है पूरे को करने के लिए? क्या जो हमारी ऑडियंस है जो काम कराना चाहता है उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो करने से पहले? बिल्कुल उसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्लॉट के अंदर जो होता है फिर भी जो दिशाएं हैं, बल जो होता है इक्वल आता है, बैलेंस रहता है। लेकिन जब हम एक अपार्टमेंट में काम करते हैं उसमें कहीं कहीं दिशाओं के अंदर बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग नहीं होती है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती हैं कई दिशाएं। तो हमें उन चीज़ों को उनको बताना पड़ेगा कि आप इस प्लॉट में या इस अपार्टमेंट में आपने लिया है तो आपको ये इश्यूज थोड़े से रह सकते हैं, लेकिन फिर हम वहीं पर उन रंगों को और एनहांस करते हैं, वहाँ पर उनकी एक्टिविटी, वहाँ पर उनकी यूटिलिटी को उस तरह से बैलेंस करते हैं कि जो दिशा बल कमज़ोर भी है उसका उनके ऊपर रिजल्ट ना आए या उनके ऊपर उसका प्रभाव ना आए। तो दीदी, इसी के साथ एक और सवाल आया जब हम प्लॉट और फ्लैट के वास्तु की बात कर रहे थे, तो क्या जो हमारी ऑडियंस है, जो लोग हैं, क्या उन्हें प्रॉपर्टी खरीदने से पहले या फ्लैट खरीदने से पहले वास्तु का एंगेजमेंट करना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए? जी बिल्कुल। जब भी क्लाइंट ले रहा है, अपना प्लॉट ले रहा है या फिर वो फ्लैट ले रहा है, तो उसको पहले कंसल्ट करना चाहिए कि उसको कौन सा सेंटर पॉइंट हम निकाल कर उसको हम गाइड करेंगे कि कौन सी दिशा आपके लिए अच्छी है, और यदि कोई दिशा उसमें पूरी ही कट रही है तो वो उसको नहीं परचेज करें, क्योंकि उसके बाद उसकी रेमेडीज़ पर हमें क्यों जाना। यदि हमारे पास ऑप्शंस और हैं, हम मार्केट में देख सकते हैं और ऑप्शंस पर जाकर, तो हम उस पर जाएं। यदि किसी ने ले ही लिया होता है तो उसको हम सारे उसके डूज एंड डोंट्स सारे क्लियर कर देते हैं वास्तु करने से पहले ही, कि आपको ये चीज़ें देख लेनी चाहिए। जैसे कि हमने कई बार देखा कि किसी अपार्टमेंट में, फ्लैटों में क्या होता है, कोई कोई जोन पूरी मिसिंग हो जाती है और उस मिसिंग जोन की पूर्ति करना बड़े मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी प्लॉट लें, अपार्टमेंट लें, कोई फैक्ट्री लें, तो पहले कंसल्ट करना चाहिए। किसी भी वास्तु कंसल्टेंसी करें, लेकिन पहले कंसल्ट करना बहुत अच्छा होता है। वो उनकी लाइफ के लिए ही ग्रोथ है कि जो कल प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में एंटर करेगी वो आज ही उसका सोल्यूशन निकाल लें। तो भैया, इसका मतलब है कि हम हमेशा प्रिवेंटिव वास्तु को फॉलो करना चाहते हैं रादर देन रेमेडी वास्तु को, कि हमें रेमेडी कम से कम करनी पड़े और प्रिवेंटिव मेजर्स को ज़्यादा लेना पड़े। क्या ये कहना ठीक रहेगा? बिल्कुल ऐसे ही कहना ठीक रहेगा, क्योंकि जितना स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ शरीर से मतलब मेरे यहाँ स्वस्थ वास्तु से है, तो स्वस्थ जितना वास्तु होगा उस वास्तु में जितनी अच्छी चीज़ें होंगी, जितनी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें होंगी, जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में, तो उसको उपचार पे तो लास्ट में जाना,
पहले ठीक होना चाहिए, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, तभी मजा है लेने का। और आदमी जो कोई प्लॉट लेता है, फ्लैट लेता है, अपार्टमेंट लेता है, फैक्ट्री लेता है, तो क्यों लेता है? वो अपनी ग्रोथ के लिए, आगे तरक्की के लिए लेता है। और अभी शुरुआत में ही हम उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि हाँ ये कमी है और उसमें दवाई लेनी पड़ेगी, उसमें रेमेडी करनी पड़ेगी, तो मेरे हिसाब से मैं उसको उचित नहीं समझता अपनी लाइफ में। दूसरी बात, जब हम कोई प्लॉट लेने जाते हैं तो वहाँ की उस प्लॉट की एनर्जी इतनी नेगेटिव होती है कि उसको बनाना नहीं चाहिए। वो शमशान के पास है, वो स्कूल के पास है, वो मंदिरों के पास है। अब मंदिर हालांकि पॉजिटिव एनर्जी मानी जाती है हमारे पूरे भारत के वर्ष में, लेकिन फिर भी मंदिरों के पास रहने वाले लोग दुखी पाए जाते हैं, परेशान पाए जाते हैं। वो मंदिर के कारण नहीं, मंदिर के पास जो ढेरों सारा क्राउड आता है, वो गंदगी फैला जाता है, जो ट्रैफिक अपना व्हीकल खड़े कर जाता है, वो जो अनवांटेड इशू हो जाते हैं, वो दुखी करते हैं। तो प्लॉट, घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कुछ भी हो, वास्तु बाद में प्लस या माइनस होता है अंदर का, लेकिन उसके सबसे पहले उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, उसकी बाउंड्रीज कैसी हैं, उसकी उसका boundaries एटमॉस्फेयर कैसा है। ये तो एक नई बात ही पता लगी भैया आपके ज़रिए। जनरली सब लोग उस करंट प्लॉट या करंट वास्तु या करंट फ्लैट के बारे में सोचते हैं, और आपने बताया कि नेबरिंग की जो आसपास की चीज़ें हैं उसके 2-3-4 किलोमीटर का जो दायरा है उसको भी सोच समझ के लेना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी क्या है कि कम से कम 500 मीटर के एरिया में क्या चीज़ें आ रही हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। बड़ा पेड़, बिजली के खंभे, हाई टेंशन वायर, हाई टेंशन केबल, ये चीज़ें बहुत इफेक्ट डालती हैं वास्तु में। मूवी हॉल कहाँ पर है उस दिशा में, मार्केट्स कहाँ पर है, हॉस्पिटल्स कहाँ पर है, कौन सी दिशा में उसके घर के आ रहा है कि इंसान उस घर में शिफ्ट होता है और वहाँ पर उसके हॉस्पिटल्स के चक्कर लगने लग जाते हैं। उसने अंदर का तो इंटीरियर वास्तु बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन उसकी बाहर की जो बाउंड्रीज है वो तो उसको इनवाइट कर रही है ना। कौन सी जोन ओपन है उसकी और कौन सी आगे इन फ्यूचर बंद हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब किसी ने नॉर्थ फेसिंग घर ले लिया लेकिन साउथ वेस्ट उसका खुला हुआ है हमेशा के लिए, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होती रहेगी। और साउथ वेस्ट में उसकी मार्केट हो गई, तो इसका मतलब मार्केट क्या है, एयर एलिमेंट है, तो एयर एलिमेंट बढ़ गया तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहेंगी। तो सबसे पहले प्लॉट को खरीदने से पहले ही उसका वास्तु पता चल जाता है कि यहाँ आगने के वाले क्या रिजल्ट मिलेंगे इस वास्तु के हमें। तो पहले परचेज करने से पहले हमें कुछ भी परचेज करें, हमें वास्तु कंसल्टेंट से सलाह जरूर करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात। तो गाइज़ ये मैं इसको छोटी सी समरी करता हूँ। तो जो भैया ने भी बोला, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप कोई भी प्लॉट, फ्लैट, फैक्ट्री, दुकान कुछ भी खरीदना चाहते हैं, तो जैसे कि हम पहले बोला करते थे, आप एक आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कर लीजिए। ऐसे ही पहले आप एक वास्तु कंसल्टेंट को हायर करिए, चाहे कोई भी है आपके आसपास, आप चाहे इंडिया में है चाहे इंडिया से बाहर हैं, आपको ज़रूर हायर करना चाहिए। उसके बाद ही कोई चीज़ के बारे में, खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। तो भैया एक और सवाल मेरे दिमाग में आया, क्योंकि अभी तक तो हम खरीदने की बात कर रहे थे। क्या लोग जब अक्सर रेंट पे मूव करते हैं तो क्या उसका वास्तु भी उनको ऊपर इफेक्ट करता है? क्यों नहीं करेगा। आप एक रेंट की गाड़ी लो जिसके ब्रेक फेल हों तो क्या वो ऑनर को परेशान करेगी, ऑनर का एक्सीडेंट करेगी या मेरा करेगी या जो भी इसको चलाएगा। अगर वास्तु डिफीट है और रेंटेड घर है या रेंटेड ऑफिस है या रेंटेड फैक्ट्री है, तो सबसे पहले जो उसमें वर्क कर रहा है उस पर असर करेगी। तो इसलिए रेंट का हो, अपना हो, लीज पे हो, कुछ भी हो, वास्तु तो हर समय जागृत है वो तो हमेशा। अच्छा, तो ये इतना इमीडिएट इफेक्ट कर देता है भैया, मतलब वास्तु का ये तो और भी कंसिडरेशन हो गई कि विद इन 1 डे भी उस वास्तु का इफेक्ट उस आदमी के ऊपर हमने आ सकता ऐसे स्कूल्स में भी वास्तु किया जहाँ पर बच्चे आ रहे थे लेकिन वो मूव हो रहे थे। वो स्कूल में लंबे टाइम तक टिकना ही नहीं चाह रहे हैं कि 12th तक स्कूल है, लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने 2nd क्लास में एडमिशन कराया, 4th में बच्चे को निकाल लेते हैं। अच्छा, हाँ, इसका भी इफेक्ट है क्योंकि बच्चे वहाँ पर स्टेबल नहीं है। वहाँ पर साउथ वेस्ट जोन, वहाँ की उनकी साउथ ईस्ट जोन बहुत ही ज्यादा इनबैलेंस है, जिस कारण बच्चे जो यहाँ पर पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। बाप रे। दूसरा आपने सवाल किया कि असर इतनी जल्दी आ जाता है क्या? कम से कम 3 घंटे में वास्तु का असर आने लग जाता है। और कुंडली बहुत स्ट्रांग हो, पुण्य का घड़ा प्रबल हो, कर्म अच्छे हो, तो मैक्सिमम 12 साल। अच्छा, लेकिन ऐसा किसी केस में देखने को नहीं मिला कि खराब वास्तु में कोई व्यक्ति 12 साल गुजार पाया हो। 12 साल से पहले ही उसका असर दिखने लग जाता है, या चीजें खराब होने लग जाती हैं, या आदमी वहां से शिफ्ट कर या फिर वो ट्रैक से चीजें इतनी उतर जाती हैं उसकी लाइफ की कि वो उसको महसूस ही नहीं कर पाता है। भैया अब एक सवाल है जो कि बहुत ही कॉमन सवाल है, घर की मेन एंट्रेंस किस डायरेक्शन में होनी चाहिए?
चारों दिशाओं में घर की एंट्रेंस हो सकती है, नॉर्थ में भी, ईस्ट में भी, साउथ में भी, वेस्ट में भी। एक बात। दूसरी बात, जब हमने अभी आपको बताया कि एक प्लॉट को 32 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, चाहे वो कोई भी फैक्ट्री हो, घर हो, ऑफिस हो या अपार्टमेंट हो, तो हर दिशा में 8-8 पार्ट्स हो गए। 8 पार्ट्स में सिर्फ 2 ही द्वार ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, बाकी 6 द्वार कभी भी पॉजिटिव नहीं होते, वो नेगेटिव द्वार माने जाते हैं। नेगेटिव से मतलब कि वो हमारे फ्रूटफुल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे नॉर्थ में भी 2 द्वार हो गए, जिसको N3 N4 के नाम से काउंट किया जाता है। ईस्ट में 2 द्वार हो गए, E3 E4 के नाम से। साउथ में 2 द्वार हो गए, S3 S4 के नाम से। और वेस्ट में भी 2 द्वार हो गए, W3 और W4। तो इसका मतलब कि चारों दिशाओं में एंट्रेंस बनाई जा सकती है। एक सवाल तो ये। दूसरी बात, हर दिशा हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ये कुंडली के चार्ट से पता चलता है कि किस व्यक्ति को कौन सी डायरेक्शन में अपना मेन डोर बनाना चाहिए। कुंडली के 4th हाउस के हिसाब से, 2nd हाउस के हिसाब से, 1st हाउस के हिसाब से पता चलता है उसकी वहाँ की दिशाएं कौन सी हैं। तो इसलिए द्वार कहीं भी बनाए जा सकते हैं चारों दिशाओं में, जो हमने आपको नंबर बताए हैं। लेकिन किसके लिए कौन सा द्वार इंपॉर्टेंट है वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि कई बार देखा गया है, लोगों ने ईस्ट फेसिंग घर ले लिया और E3 E4 की एंट्रेंस बना ली है, लेकिन पता चला उनके 12th हाउस की दिशा थी E3। तो अनवांटेड एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए उनके कि उनकी जो बेसिक सेविंग्स थी वो भी उन्होंने फिनिश कर ली। लेकिन E3 E4 की एंट्रेंस तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अब उनकी 12th हाउस की दिशा थी तो उनके लिए वो ऑस्पिशियस नहीं है। तो उनके लिए वो कोई और एंट्री हाँ होनी जी, चाहिए। वो उनका चार्ट के हिसाब से हम गाइड करते हैं कि आपको कौन सी डायरेक्शन में अपने घर की मेन द्वार निकालें। सो दीदी, एक बड़ा अच्छा सवाल है मेरे दिमाग में अभी बात करते करते कि आजकल ना लोग आते हैं कलर्स को वास्तु के साथ लिंक करते हैं। तो क्या ये कहना सही है कि हर जोन का एक अपना कलर होता है और उसके हिसाब से ही उसको थीम बनानी चाहिए? बिल्कुल जी बिल्कुल, हर एक जोन का अपना एक कलर होता है। जैसे हमारी वाटर जोन होती है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन की जोन है हमारी, तो वहाँ का ब्लू कलर की जो आर्टिकल्स हैं, ब्लू कलर की जो थीम है, वही हमें वहाँ पर प्योरीफिकेशन देता है, वो हमारी लाइफ को ग्रोथ करता है। अब ईस्ट जोन है हमारी, ईस्ट जोन हमारी एयर जोन है, तो वहाँ पर ग्रीन कलर की फैमिलीज, ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशंस, तो वो हमारी लाइफ में ग्रोथ करेगा। और ऐसे ही हमारी साउथ की जो जोन है, वो हमारी अर्थ साउथ की जो जोन है हमारी, वो हमारी फायर एलिमेंट है, वहाँ पर रेड फैमिली, पीच फैमिली, इस तरह के कलर्स के कॉम्बिनेशंस को हम देंगे तो हमारी लाइफ में नेम फेम होगा। अब आगे हम जो बात करें, हमारा है अर्थ एलिमेंट, साउथ वेस्ट की जो दिशा है हमारी, तो वहाँ पर हम येलो कलर की फैमिली, गोल्डन कलर्स वहाँ पर देंगे तो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। जो भी काम हम करेंगे उसमें निपुणता से काम करेंगे और बहुत देर तक उसमें जुटे रहेंगे, बार बार चेंजेस नहीं करेंगे काम को। अगली दिशा हमारी आएगी वेस्ट जोन की दिशा, जो हमारा स्पेस एलिमेंट है। वहाँ पर व्हाइट कलर के जब हम कॉम्बिनेशन देंगे, व्हाइट कलर की चीज़ों को वहाँ पर एनहांस करेंगे, वहाँ पर उस तरह की एक्टिविटी करेंगे स्पेस से रिलेटेड, जो भी चीज़ें हल्की हों, तो हमारी लाइफ में ग्रोथ होती है और ओवरऑल हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है और नेम फेम अच्छा होता है। वेरी गुड। तो भैया इसका मतलब हुआ कि हमारे जैसे 4 मेन डायरेक्शन, उसके बाद 4 सब डायरेक्शंस, 8 डायरेक्शंस तो ये होगी प्लस 8 और, तो इन 16 डायरेक्शंस के अंदर हमारे हर जोन का अलग अलग कलर है, अलग अलग फैमिली है, या हम इनको 4 पार्ट में ही डिवाइड कर लें? 5 एलिमेंट्स हमने जैसे आपको बताए, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो हर डायरेक्शन का एक पर्टिकुलर एरिया है जो फिक्स है, वो फिक्स एरिया है। नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक का जो डायरेक्शन है वो वाटर एलिमेंट है, और वहाँ ब्लू कलर की फैमिली की बात की जाती है। यहाँ उसके कलर को यूज किया जा सकता है, उसके एलिमेंट को यूज किया जा सकता है। लेकिन नॉर्थ में जो सपोर्टिव कलर है वो वाइट कलर भी रहेगा और ग्रीन कलर भी रहेगा। लेकिन नॉर्थ वाली जोन में, या ऐसे कह सकते हैं कि वाटर जोन में अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट एंटी कलर हो जाते हैं, तो उनसे हमें बचना चाहिए। इसी तरह बाकी जोन का भी ऐसी स्टेट रहेगा। जो आगे और पीछे वाले रहेंगे वो सपोर्टिव रहेंगे और जो सामने वाले रहेगा वो हमेशा एंटी रहेगा। वेरी गुड। तो गाइज, अगली बार अगर आप डिटेल वास्तु फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको इन कलर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और अपने इंटीरियर डिज़ाइनर को भी बोलना चाहिए कि मुझे मेरे घर की थीम को इस कलर के जोन के अराउंड बनाए, जिससे कि आपके घर की तरक्की हो, आपकी तरक्की हो, और ओवरऑल आप पूरे वास्तु को बैलेंस कर पाएँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है बार चार्ट हमारा। अगर हमारा नॉर्थ पहले से एनहांस है तो हमें ब्लू कलर कम यूज करना चाहिए। अगर कम है बार चार्ट के हिसाब से, वो जोन की दिशा बल कम है, तो हम ब्लू कलर को और ऐड करके उस बल को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी घर बनाएं, फैक्ट्री बनाएं, अपार्टमेंट बनाएं, या उसको ठीक करें या उसकी करेक्शन करें, तो सबसे पहले बार चार्ट हमारा इम्पोर्टेंट है।
जैसे मैथ से बनाते थे हर एक दिशा, हर एक नंबर्स का बार चार्ट, उसी तरह हमारी घर की जो 16 दिशाएं हैं उनका बार चार्ट पर डिसाइड करता है कि हमें कौन से कलर को एनहांस करना है, कौन से कलर को हमें स्टेबल करना है, कौन से कलर को नलीफाई करना है लाइफ में से। तीसरी बात, वहाँ किस तरह के आर्टिकल रखे हुए हैं, किस मेटल के रखे हुए हैं, ये भी अपने आप पे मायने रखता है और ये भी इम्पोर्टेंट होता है। कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि कभी कभी नेचर के द्वारा ही बैलेंस कर दी जाती हैं, तो सब चीज़ों को देखकर ही हम कलर को यूज कर सकते हैं। एक चीज़ ऐसा नहीं कह सकते कि नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट जोन है तो वहाँ सिर्फ नॉर्थ ब्लू कलर। फाउंटेन लगा दो वहाँ पर, पानी रख दो बहुत सारा, अंडरग्राउंड टैंक बना दीजिए, बोरिंग कर दीजिए, नहीं। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन उसका क्या एरिया चार्ट आ रहा उसकी है। कुंडली कैसे उसको सपोर्ट कर रही है। तो ये मेरे ऑडियंस के लिए, ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ, भैया जनरली ना हम एज लेमैन हमें 4 चीज़ें ही पता होती हैं। नॉर्थ ईस्ट में क्या करें, साउथ वेस्ट में क्या करें, नॉर्थ वेस्ट में क्या करें, साउथ ईस्ट में क्या करें। पर मुझे लगता है जैसे कि आपने बताया हर जोन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, और ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी कुंडली, आपके बार चार्ट और आपके घर के वास्तु को या फैक्ट्री के वास्तु को ये कनेक्ट करता है। तो कोई भी जो आप अपना वास्तु का काम कराना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे को नॉर्थ वेस्ट के बारे में पता है, साउथ वेस्ट के बारे में पता है, इसके बारे में पता है, उसके बारे में पता है। सही है, हो सकता है सही हो, पर आपकी कुंडली के हिसाब से वो सही ना हो। तो आप इसीलिए एक डिटेल वास्तु वाले एक्सपर्ट से बात करें और अपने जोन को उस हिसाब से ही कराएं। सो दीदी, एक बहुत बड़ा सवाल जो हर लेडी ऑफ द हाउस को होता है कि मेरी किचन कहाँ पर होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, और किचन में किन किन बातों का ध्यान रखें वाइल मेकिंग द किचन। जो किचन जो है हमारी वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा रहेगा कि आग्नेय कोण में हो, कि घर में किसी भी तरह की कैश क्रंच कभी नहीं होगा। यदि घर में जो है किचन साउथ ईस्ट की दिशा में होती है, आग्नेय कोण में होती है, तो कभी भी घर के अंदर कैश क्रंच नहीं होता, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम चलता रहेगा लाइफ के अंदर। दिशाओं में और में भी लोग बनाते हैं, लेकिन सबसे ऑस्पिशियस और सबसे बेनिफिशियल हर एक पर्सन के लिए कि जो कभी कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, साउथ ईस्ट से साउथ तक कहीं भी किचन बनाई जा सकती है। साउथ ईस्ट से साउथ तक बनानी चाहिए अगर लाइफ को इजी और फ्री फ्लो करना है तो। कि लाइफ में छोटे से पेबल्स भी आए तो हमारी लाइफ जो है स्मूथली चलती रहे। साउथ ईस्ट की दिशा हमेशा। और किन 5 चीज़ों का भैया ध्यान रखना चाहिए किचन के अंदर जब आप वास्तु करते हैं? स्टोव की डायरेक्शन है, चाहे सिंक की है, चाहे और क्या 4 चीज़ें हैं आप जो ध्यान रखते हैं किचन के लिए? जब भी हमारा बर्नर हो जिस पर लेडी खाना बना रही है, पका रही है, वो ईस्ट फेसिंग हो तो बहुत और अच्छा रहता है। और उसी दिशा में यदि हमारे जो और चीज़ें लगी हुई हैं, हमारे यूटेंसिल्स लगे हुए हैं, हमारा माइक्रोवेव लगा हुआ है, हमारा ओटीजी लगा हुआ है, वो भी हमारा आग्नेय दिशा में ही होना चाहिए। और जो बर्तन धोने का हमारा आजकल बहुत चल गया डिश वॉशर, वो लोग किचन में आग्नेय कोण में लगा देते, लेकिन वो आग्नेय कोण में नहीं, हमारे घर के ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा जो मंथन की दिशा है वहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि डिश वॉशर के अंदर भी क्या हो रहा है, मंथन ही तो हो रहा है, बर्तन धुल रहे हैं, पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, तो वो मंथन की दिशा हमारी ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा है, वहीं पर ही हमारे डिश वॉशर, हमारा जो बर्तन यूटेंसिल्स धोने का सिंक आप लगा रहे हैं, तो वो भी हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि ग्रेनाइट हमें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ग्रेनाइट एक हार्ड स्टोन है और हार्ड स्टोन पे अगर खाना बनता है तो पेट की बीमारियां हो जाती हैं। जो आज कैंसर इतना फैल रहा है हमारे इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड से भी ज़्यादा इंडिया में बहुत देखने में मिल रहा है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सब किचन्स के अंदर ग्रेनाइट लगा रहे हैं और वो बहुत हार्मफुल स्टोन है, हमारे स्टमक एरिया को, हमारे थ्रॉट एरिया को बहुत डिस्टर्ब कर देता है। फोर्थ पॉइंट, क्या लगाना चाहिए हमें? सबसे सस्ता वाला, सबसे अच्छा वाला और सबसे बेस्ट होता है बड़ौदा ग्रीन स्टोन। ग्रीन कलर का पत्थर हमें किचन में लगाना चाहिए। उसके 2-3 बेनिफिट। पहले बेनिफिट है कि जब आग्नेय कोण में या साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ की दिशा में जब भी हरा पत्थर लगाया जाएगा तो कभी भी कैश क्रंच नहीं होगा, पैसे की समस्या कभी नहीं आएगी, व्यापार के रोजगार के अवसर कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि उस घर में बीमारियां कम हो जाएंगी। जो भी मेडिसिन के बॉक्सेस से वो अपने आप नलिफाई होते चले जाएंगे। ये तो दीदी बहुत अच्छा काम कर दिया आपने, सस्ता स्टोन भी लगवा दिया और कैश भी बढ़ गया। लेकिन लोग उसका उल्टा करते हैं। आज बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बड़े घर बन रहे हैं, लेकिन सब जगह सब कुछ ठीक कर लेते हैं और किचन में ग्रेनाइट लगा देते हैं, मल्टी कलर का लगा देते हैं। लेकिन होता क्या है, साल 2 साल 3 साल जब तक पुण्य चल रहा है तब तक आदमी ठीक रहता है और जैसे ही उसका एनर्जी का प्रभाव शरीर पे आने लग जाता है, बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं। शुगर, डायबिटीज, थायराइड, कैंसर और बड़ी बीमारियां भी इसके कारण पैदा हो जाती हैं। और 5वां पॉइंट कि ब्लू कलर और ब्लैक कलर इस साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में और साउथ में हम इसे अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि लोग ब्लैक कलर का ही फ्रिज लाएंगे, ब्लैक कलर का ही माइक्रोवेव लाते हैं,
तो उसके हमें रेमेडीज करके उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, उस जोन में ही लगाएं जहाँ पर वो बार चार्ट के अकॉर्डिंग ठीक आ रहा है। तो भैया अब इसमें ना इंटीरियर्स का थोड़ा तड़का डालते हैं। अब मैं तो इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, अब अगर मैंने हरा स्टोन लगा दिया, बरोडा ग्रीन पूरी किचन में, तो लोग तो मेरे को गालियाँ देने लगेंगे कि आपने इतना अच्छा इंटीरियर तो कर दिया पर किचन इतनी ख़राब लग रही है। तो इसका क्या समाधान होना चाहिए कि लुक भी अच्छा हो जाए और हमारा वास्तु भी फॉलो हो जाए? इसका समाधान ये है, देखो पहले तो सबसे अच्छी बात है कि बड़ौदा ग्रीन ही लगाना चाहिए, लेकिन जनरेशन के हिसाब से, लुकिंग के हिसाब लुकिंग से, के हिसाब आपके से, पॉइंट ऑफ व्यू से, और जैसी कोठी बनती है वैसे खर्चा भी होता है, और खर्चा होता है तो आदमी को मजा भी आता है। तो कम से कम जहाँ बर्नर वाला एरिया है, हॉब वाला एरिया है, उस जगह हम बड़ौदा ग्रीन लगा दें और बाकी एरिया में और दूसरा कोई ग्रीन पत्थर यूज कर सकते हैं। तो भैया इसमें जैसे आजकल ग्रेनाइट के अलावा क्वार्ट्ज पत्थर आ रहा है, कोरियन आ रहा है, इटालियन आ रहा है, बहुत सारे टाइप के पत्थर हैं। जनरली हम या तो ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज ही सजेस्ट करते हैं। तो उसके अंदर भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, वाइट, ग्रे, क्रीम। तो क्या उन कलर्स को यूज़ नहीं किया जा सकता? नहीं, करना चाहिए सिर्फ आपको ग्रीन फैमिली का कलर, ग्रीन फैमिली या लाइट रेड फैमिली भी यूज कभी कभी किया जा सकता है, लेकिन द बेस्ट कलर तो ग्रीन ही माना मतलब गया उसमें है। कुछ ना कुछ ग्रीन करके रेशे जरूर हों पत्थर में। ठीक है, इसमें आपने कहा कि दूसरे क्वार्ट्स हैं या ग्रेनाइट है, तो चूल्हे के नीचे या बर्नर के नीचे कभी भी ग्रेनाइट नहीं लगाना चाहिए। वो बहुत हार्मफुल होता है, फिजिकल भी, मेंटल भी, इमोशनल भी, और सबसे बड़ा फाइनेंशियल भी। उससे बचना चाहिए हमें। ठीक है भैया, अगली बारी से ध्यान रखेंगे अपने लोगों को सजेस्ट करते वक्त। सो दीदी एक सवाल आया, जैसे अभी आपने डिश वॉशर की बात करी और आपने चूल्हे की बात करी, तो इसी के साथ जैसे घर के अंदर वॉशिंग मशीन होती हैं, तो क्या वॉशिंग एरिया भी कोई पर्टिकुलर जोन में ही होना चाहिए? बिल्कुल। उसके बारे वॉशिंग में मशीन क्या करती है, देखिए क्लीनिंग कर रही है, वो मर्ज कर रही है और क्लीनिंग कर रही है, गंदगी साफ कर रही है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग 3 दिशाएं हैं ऐसी जहां पर हम वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। WNW, SSW एंड ESC। ये तीनों दिशाएं हमारी ऐसी दिशाएं हैं, जब यहाँ पर हम वॉशिंग मशीन रखते हैं तो जो भी हमारी लाइफ के बेफालतू के विचार हैं वो हमारी लाइफ में से चले जाते हैं। जो नेगेटिव पीपल्स हैं हमारी लाइफ में वो हमारी लाइफ में से चले जाते हैं। जो भी किसी भी तरह की कोई भी गंदगी, कोई भी हमारे अंदर गंदे विकार, कोई भी गंदी बैड हैबिट्स हमारी लाइफ में होती है वो भी चली जाती हैं। और लेकिन हम देखते हैं लोग अक्सर क्या करते हैं, ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, फ्रंट में ही हमारी वॉशिंग मशीन रखी होती है। क्या होगा उससे? नॉर्थ हमारी कुबेर की दिशा है, पैसे की दिशा है, अफसरों की दिशा है। जब हमने वहाँ पे वॉशिंग मशीन रख दी, वो क्या कर रही है? क्लीन कर रही है। सारे हमारी अपॉर्चुनिटीज़, सारी हमारी लाइफ का जो हमारा मनी है, जो हमारा बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, जो क्लाइंट है, जो हमारे ग्राहक है, नॉर्थ में काम क्या है, ग्राहक लेके आना। तो वो क्या करेगी? वो ग्राहक को सफाई कर देगी। ESC क्या है? हमारी चर्निंग की, मतलब थॉट्स, एक्स्ट्रा थॉट्स जो हमारे क्रिएट होते हैं, वहाँ उसकी जोन है, वो हमें जरूरत नहीं है, तो वो उसको क्लीन करना है। मशीन चला रहे हैं हम, और अनवांटेड जो थॉट्स हमारी लाइफ में आ रहे हैं उसको रिमूव कर रहे हैं। कितना इजी हो जाता है काम। एक चीज से हम कई सारी चीजों को अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, मल्टीपर्पज। यही मशीन को साउथ वेस्ट में लगा दिया जाए, तो साउथ वेस्ट को सब जानते हैं कि रिलेशनशिप की जोन है। तो क्या होगा अगर वहाँ मशीन चलेगी? तो सबसे रिलेशनशिप हमारी खराब, हस्बैंड सबसे पहले हस्बैंड वाइफ वाइफ का ब्रेकअप, बच्चों का, जो हमारे आउटर रिलेशनशिप्स हैं वो सब हमारी ब्रेक। तो एक इसलिए- मशीन रखते ही हमने लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स को इनविटेशन दे दिया। और क्या करते हैं हम बाद में? ये सब चीजें करते हैं जब घर में शिफ्ट हो जाते हैं, विलाज में शिफ्ट हो जाती हैं, ये कोई बात नहीं, यहाँ रख देते हैं जहाँ जगह बनी है, कि कोई देख भी नहीं रहा, उसको कवर अप कर देते हैं, शेड डाल देते हैं सुंदर सुंदर, लेकिन अंदर वो दिशा क्या कर रही है हमें पता ही नहीं होता। और उससे हमें कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है लाइफ में, हमें इसकी कोई जानकारी भी बात आती है, छोटी सी मशीन ही तो रखी है, सबकी रखी रहती है, क्या फर्क पड़ता है? मेरी तो 15 साल से घर के बेडरूम के बराबर में रखी थी, ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन नहीं हो सकता है 15 साल पुराने वाले घर में आपके वो सही जोन में रखी हो, या उसका इफेक्ट नहीं आ रहा हो, या उसकी कोई रेमेडी ऑटोमेटिक नेचर के द्वारा हो रही हो। लेकिन जब भी हम सही करें, वास्तु से करें, नया बनाएं या पुराने को ठीक करें, तो हमें सिर्फ मशीन सबसे अच्छी जो जोन है वो ईस्ट साउथ ईस्ट वही रखनी चाहिए। सो भैया अक्सर देखा गया है कि क्या कोई बेडरूम की आइडियल लोकेशन होती है, और क्या उसमें भी बेड की जो प्लेसमेंट है उसका भी ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे हमने आपको शुरुआत में कहा कि कोई भी जब घर बनता है वो कुंडली के हिसाब से बनता है। कुंडली के 4th हाउस की जोन जहाँ होती है उसी दिशा में हमें अपना बेडरूम बनाना चाहिए। कुछ लोग साउथ में बेडरूम बनाते हैं, कुछ लोग साउथ वेस्ट में बनाते हैं, कुछ वेस्ट में बनाते हैं, वेस्ट साउथ में बनाते हैं। बेडरूम बहुत सारी जोन में बनाया जा सकता है, डिपेंड करता है इस समय आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और हस्बैंड वाइफ की दोनों की कुंडली के हिसाब से कौन सी जोन अच्छी आ रही है। क्योंकि एक बेड पर दोनों हस्बैंड वाइफ को सोना है, तो उन दोनों का ऑस्पिशियस निकालेंगे कि दोनों के लिए ही वो जो जोन अच्छी होनी चाहिए, जिससे उनकी लाइफ में ग्रोथ हो, वो बैलेंस रहे हमेशा।
ऐसा हमने बहुत सारी बार देखा। 15 साल में बहुत सारे केस बिगड़ते देखे। और एक वास्तु कंसल्टेंट को लोग तभी याद करते हैं जब घरों में परेशानी पैदा हो जाती है। साउथ वेस्ट में बेडरूम होने के बाद भी लोगों का डाइवर्स हो जाता है। 20-20 साल साथ रहने के बाद भी वो अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब साउथ वेस्ट एक आइडल जोन तो नहीं हुई। अब उनकी कुंडली के एनालाइज करने से देखा गया कि एक की वो 12th हाउस की जोन होती है, एक की 8th हाउस की जोन है, कि जीवन भर उन्होंने लड़ते झगड़ा करते, परेशानी होते हुए, दुख तकलीफ पाते हुए, पेन लेते हुए निकाल दिए। और अंत में जब वो पेन इतना एंडलेस हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया और वो सेपरेट हो गए। बड़ी मुश्किल का काम हो जाता है। ऐसी भी बहुत सारी बार देखा कि जब बच्चों न्यू कपल होता है, कंसीविंग प्रॉब्लम आती है। तो कंसीविंग प्रॉब्लम आती है तो अगर उस कपल को नॉर्थ वेस्ट में सुन जाए, रिलेशनशिप अच्छी रखी जाए, उनकी आपस में प्रेम मोहब्बत रखी जाए तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर वो नॉर्थ वेस्ट भी 12th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस की जोन हो गई तो भी मुश्किल का काम हो जाएगा। तो ऐसा एक फॉर्मूला नहीं है। एक फॉर्मूला कोई भी नहीं हो सकता कि आपको साउथ वेस्ट में ही बेडरूम बनाना है, साउथ ईस्ट में ही बनाना है। साउथ ईस्ट में बेडरूम अच्छा होता है, साउथ में बेडरूम भी अच्छा होता है, साउथ वेस्ट में भी अच्छा होता है। नेम फेम करना है अपना, और उसके साउथ की दिशा उसके बार चार्ट के हिसाब से भी और उसकी कुंडली के हिसाब से भी बहुत अच्छी है, तो वो साउथ में सोएगा तो उसका काम भी बहुत ग्रोथ करेगा और उसका लाइफ में नेम फेम भी होगा। अब किसी के अंदर एनर्जी ही नहीं है काम करने की और उसको हम साउथ ईस्ट का बेडरूम में सुलाते हैं और जो उनके कुंडली के हिसाब से बहुत ऑस्पिशियस है वो दिशा, तो वहाँ पर उनके अंदर काम करने की एनर्जी आ जाती है। जो उनकी लाइफ में थकावट रहती थी, सारे दिन वो थक जाते थे, सुबह उठे हैं तब भी थकावट है, लेकिन वो जब उस दिशा में सो रहे हैं, 6 घंटे भी सो रहे हैं, तो वो उस जोन को एनहांस कर रही है, उनकी एनर्जी को एनहांस कर रही है, उनको अच्छा कर रही है। क्योंकि यहाँ सबसे पहले देखा गया है कि दिशाओं का, जोन का जो बल है वो काम करता है, ना कि बेडरूम काम करता, ना कि ड्राइंग रूम काम करता, ना और कोई चीज़ काम करती है। कि दिशा का क्या एक फॉर्मूला है, कौन सी दिशा क्या काम करती है, कौन सी दिशा से क्या चीज़ पाई जा सकती है, उसी दिशा में जो मेरे पास कमी है उसको ठीक कर लिया जाता है तो काम हो जाएगा। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी हम ये तो नहीं कहते कि पूरी मेरी बॉडी को चेकअप कर दो, नहीं, इस समय मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे कहाँ वही दवाई वही टेस्ट कराना चाहिए। तो ऐसे ही जब सामने वाला बताता है कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है तो हमें उसके बेडरूम को वहाँ शिफ्ट कर दें, या उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है हम पहले ही अपना चार्ट ले लेते हैं, अपनी कॉपी पे लिखते हैं कि उसको क्या क्या चाहिए। जब वो हमसे घर बनवा रहा है अपना या हमसे अपना विला बनवा रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी अपना बिजनेस कर रहा है, वो अपनी लाइफ में सेटल हो चुका है, अपने बच्चों को उसको सेटल करना है। हर एक इंसान की अपनी अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, अपनी अपनी डिज़ायर्स हैं। वो सारे क्वेश्चंस पूछकर फिर उसको हम समराइज करके उनका बेडरूम चूज करते हैं कि आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, आपके बच्चों के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, आपके फादर मदर के लिए कौन सा अच्छा रहेगा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यही है कि बिना कुंडली को दिखाए हुए कभी भी वास्तु नहीं हो सकता। तो ये बेस लाइनिंग है ही, Baseline। हमेशा ऐसी ही करना ऐसा चाहिए, ही करना होता है जो ऑथेंटिक है। और हमने इसी फॉर्मूले को यूज किया। सबसे पहले हमने कुंडली को देखा, फिर हमने वास्तु किया, फिर उसको अध्यात्म से जोड़ा। इसलिए हमने भक्तामृत को इसमें हर चीज का उपयोग करते हैं। नहीं, अध्यात्म से जुड़े हुए बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपने तीनों चीज़ों को कनेक्ट कर लिया जी। सो भैया एंड दीदी, एक बड़ा अच्छा सवाल है और मुझे लगता है आज सबके यहाँ बच्चे हैं और किड्स से रिलेटेड सबके दिमाग में कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ चलती रहती हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं बच्चों के लिए, पढ़ाई की कौन सी जोन होनी चाहिए, उनके सोने की कौन सी जोन होनी चाहिए और उनकी लाइफ की इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए माँ बाप को? देखिए, एक आइडल जोन है हमारे वास्तु के अंदर, वेस्ट साउथ वेस्ट। ये एक ऐसी जोन है जहाँ पर हम बच्चा सोए भी और जहाँ पर बच्चा बैठकर पढ़े भी, तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये हर एक बच्चा यहाँ पर रख सकता है, उसको हमें उसकी कुंडली को देखने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक ऐसी एनर्जाइज दिशा है हमारी कि जहाँ पर हम फेल हो रहा है, जो बच्चा पढ़ नहीं रहा है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसको भी वहाँ पर रख देंगे, उसको भी वहाँ पर प्लेस कर देते हैं। बच्चे का रूम है ये, यहाँ बच्चा बैठकर पढ़ रहा है मेरा, तो उसके अंदर वो चीज़ें एनहांस होने लग जाती हैं। तो अगर भैया किसी के घर में वेस्ट साउथ वेस्ट जोन ही नहीं है और वहाँ पर बेडरूम की व्यवस्था ही नहीं बन पा रही तो क्या करेंगे? हाँ, ऐसा नहीं कह सकते वेस्ट साउथ वेस्ट जोन नहीं है। हाँ, बेडरूम नहीं हो सकता, ये बात हो सकती है। कुछ नहीं करें, इतना तो कर लें कि बच्चे की किताबों को वहाँ जाकर रख दें। बच्चे की सारी जो स्टडी का मटेरियल है उसको एक पेन ड्राइव में डाउनलोड कर दें, उस पेन ड्राइव को वहाँ रख दें, बच्चों की बिलोंगिंग्स को वहाँ पर रख दें। तो जरूर काम करेंगी। और रिजल्ट करके आप ट्राई करके देखें। कोई भी जो भी आप इस वीडियो को देखने सुन रहे हैं, चैलेंज उनके लिए 21 दिन बच्चों की किताबों को, बच्चों की स्टडी मटेरियल को या बच्चों को वहाँ सुलाओ, कोशिश हो तो बच्चों वहीं बैठकर पढ़ें और करके देखें। 21 दिन में बच्चे के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक अलग ही लेवल का होगा। अच्छा,
तो इतनी इंपॉर्टेंस है भैया वेस्ट साउथ वेस्ट जोन की फॉर किड्स, जी तो पढ़ाई भी और सोने के लिए दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दोनों हो सकती है तो द बेस्ट है। सिर्फ पढ़ाई हो सकती है तो भी अच्छा है, और पढ़ाई भी नहीं हो सकती तो स्टडी मटेरियल रख दिया जाएगा तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो भैया अगर जैसे वेस्ट साउथ वेस्ट के बाद सेकंड नंबर पे कौन सी जोन आती है किड्स के उसके लिए? बाद बहुत सारी जोन आ जाती है, कौन सा बच्चा किस जोन किस फील्ड में जाना चाहता है। आईटी के लिए अलग है, मेडिकल के लिए अलग है, इंजीनियरिंग के लिए अलग है। वो फिर हम पर्टिकुलर देखेंगे, particular उसके zone चार्ट को देखा देखते जाएगा। उसके हॉरोस्कोप को देखते हुए कि उसको लिए कौन सी दिशा ऑस्पिशियस है जिससे कि उसकी स्टडीज अच्छी रहें। ऑल ओवर देखना है तो एक ही जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट। भैया हमने अभी तक घर की बात कर ली, एंट्रेंस की बात कर ली, किचन की बात कर ली, बेडरूम्स की बात कर ली, अब बाथरूम्स की बात करते हैं। तो घर में बाथरूम्स के लिए क्या आइडल जोन है, उनकी प्लेसमेंट्स के लिए क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और लोग हमारे जो ऑडियंस देख रही है इन वीडियो को उनके लिए क्या टिप्स हैं, उनको क्या वो गलतियां ना करें अपने बाथरूम्स में? साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इन तीनों जोन में हम बाथरूम बना सकते हैं, WC लगा सकते हैं। बाथरूम आगे पीछे भी हो जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि WC ईस्ट साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में आना चाहिए। जो एक मिथक है कि नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए तो टॉयलेट करते समय साउथ फेसिंग होना चाहिए, ऐसा कहीं कुछ किताबों में कहीं किसी इस बात का वर्णन कहीं नहीं आया। लेकिन प्लेसमेंट सीट की सही जगह पर होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि क्या रखना चाहिए बाथरूम में। बाथरूम की चीजें रखती हैं, कुछ लोग टीवी लगा देते हैं, म्यूजिक सिस्टम लगा देते हैं, बहुत सारे लोग बुक्स देखते हैं हम Books आजकल, पढ़ते books हैं। रखते हैं अंदर, न्यूज़पेपर्स रखते हैं। जब वो न्यूज़पेपर हुई, बुक्स हो गई या म्यूजिक सिस्टम हो गया, तीनों ही मरकरी की चीजें हैं। अगर और जो बाथरूम माना जाता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी राहु का स्थान माना जाता है, और राहु के स्थान पर अगर बुध का प्लेसमेंट हो जाए तो बुध खराब हो जाता है और व्यापार खराब हो जाता है। लोग बाथरूम में जाते हैं, फोन देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल निषेध होना चाहिए। अच्छा, निषेध होना चाहिए भैया बुरा। और भैया 5 ऐसी कौन सी गलतियां जो लोग ना करें अपने बाथरूम्स के लिए, तो आप प्लीज उनका भी बताएं। पहला तो बता दिया कि मोबाइल फोन कभी भी बाथरूम में यूज नहीं करना चाहिए। बाथरूम कभी भी गीला नहीं रहना चाहिए। हमेशा यूज़ करने के बाद उसको ड्राई जरूर करिए। वहाँ पर एक फ़ैन इस तरह का हमेशा रखें कि आपने नहाकर आ गए हैं, यूज़ करके आ गए, उसको 2 मिनट 5 मिनट वो चले। वाइपर चला दिया और उसके बाद बाथरूम साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए, पॉट क्लीन होना चाहिए। गंदा पॉट रखोगे तो राहु के प्रभाव आपके बढ़ जाएगा। फोर्थ नंबर पॉइंट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बाथरूम में कभी भी हमें ग्रीन प्लांट्स नहीं रखने चाहिए, उनसे अवॉइड करना चाहिए। और ना ही लैंप रख देते हैं लोग, कैंडल रख देते हैं, उन कैंडल से भी बचना चाहिए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी, साउथ साउथ वेस्ट में भी। ईस्ट साउथ ईस्ट के बाथरूम में कैंडल यूज कर सकते हैं। प्लांट छोटे प्लांट जो फ्रेगनेंस होल्डर्स आते हैं वो भी हम ईस्ट साउथ ईस्ट वाले वॉशरूम में लगा सकते हैं, लेकिन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में अवॉइड करना चाहिए वो। बहुत अच्छा। तो गाइस, जो आप हमारी ऑडियंस है, जो आप ये देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, तो आपने देखा कि बाथरूम के अंदर भी कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और मैं बोलूँगा आप इस वीडियो को दोबारा से ध्यान से देखिए, कोई चीज़ें मिस हो गई हैं। और भैया का नंबर मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर कॉल करके आप उनसे चर्चा भी कर सकते हैं। सो भैया, अब घर में प्लॉट में कोई काम करता है या फ्लैट्स में कोई काम करता है, तो लाइट, आज सनलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो क्या इसका भी वास्तु में हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ से सनलाइट आए, और हमें किस तरीके के जोन को लाइट अप करना चाहिए, किस तरीके के जोन को खुला रखना चाहिए? क्या इसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारी लाइफ में जो भी लाइट है, लाइट क्या करते हैं, हमारी लाइफ को एक पाथ प्रदर्शक की तरह काम कर रही है। जिस पर हम चल रहे हैं वो लाइट ही है। तो हमारे घर में भी, वास्तु में भी, नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग जो हमारा यदि घर होता है तो लाइट अच्छी आती है वहाँ से, और हमारे लिए ऑस्पिशियस भी रहती है। साउथ फेसिंग घर है तो सूरज की एनर्जी तो बहुत अच्छी आएगी, लेकिन वहाँ की साउथ की जो लाइट है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। तो इसलिए नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग घर है तो वहाँ पर हमें बड़े डोर्स, वहाँ पर इस तरह की विंडोज़ हमें देनी चाहिए कि जिससे कि वहाँ की लाइट हमारे घर में एंटर करे। और नॉर्थ और ईस्ट की तरफ के जो विंडोज हैं, दरवाजे हैं, वो हम 24 घंटे भी खोल के रख सकते हैं, उनकी हवा पानी बहुत अच्छी होती है। लेकिन साउथ वेस्ट और साउथ की तरफ के दरवाजे या खिड़कियाँ, ऐसा माना जाता है वास्तु के अनुसार कि 12 बजे के बाद बंद कर देनी चाहिए या कर्टेन डाल देनी चाहिए उनके ऊपर। हर दिन जब जो सन ऊपर 12 बजे आ जाता है तो उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए। जी, वेरी गुड, ओके। भैया, आज हम 21वीं सदी में हैं और यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टोरेज। तो घर तो छोटे हो गए और सामान रखने की जगह सबको बड़ी चाहिए। तो घर को क्लटर फ्री बनाने के लिए क्या आपके टिप्स हैं और क्या आप रिकमेंड करोगे लोगों को? देखिए, सबसे पहला जो मेरा पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा कि जो भी गिफ्ट्स आपके घर में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो आपके लिए यूजलेस हैं, कोई काम नहीं आ रहे हैं, तो उसको स्टोरेज में मत क्रिएट करिए।
उसको तुरंत ही आने जाने वाले जो भी आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, उनको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। या जिसको उसकी जरूरत हो उस व्यक्ति को दे दें, दान कर दें, गिफ्ट कर दें, या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन घर में अनावश्यक स्टोरेज बनाकर नहीं रखें। ओके तो भैया अब जैसे कई बारी सामान आ जाता है घर में और आप खुद भी ले आते हैं, मॉल जाते हैं तो कुछ सामान खरीद लिए, कई बार अनचाहत में भी सामान आ जाता है, तो उस टेंडेंसी को रोकने के लिए क्या करें, और आ जाए तो उसके बाद उसको यूटिलाइज कैसे करें? देखो, सबसे बड़ी समस्या आज यही है, और 15 सालों में हमने सबसे बड़ी समस्या यही देखी घरों में, कि दिवाली के बाद अक्सर घरों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं। रीजन उसका एक ही है कि लोग बाजार की प्रतिस्पर्धा में, बाजार की दिखावट में, बाजार की रौनक में ऐसा सामान परचेज कर लेते हैं जो घर में हमारे किसी काम का नहीं होता, अनावश्यक होता है, या 2 दिन 4 दिन काम आने वाला होता है। सामान तो हम बाजार से परचेज कर रहे हैं, अब घर में उसको प्लेसमेंट कहीं ना कहीं कर देते हैं। अब कोई फाउंटेन ही ले आए बाजार से जो जिसकी घर में आवश्यकता नहीं थी, और हमने घर में जगह नहीं मिली, हमने वो फायर जोन में लगा दिया, क्या हो जाएगा? कैश लिक्विडिटी धीरे धीरे कम होती चल जाएगी। उसी फाउंटेन को हमने साउथ वेस्ट जोन में लगा, रिलेशनशिप जोन में लगा दिया, क्या होगा? रिलेशनशिप धीरे धीरे ब्रेक होते चले जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो अनावश्यक परचेज कर ली जाती हैं, और वो घर में बीमारी, समस्या, कर्जा या किसी और दूसरी भी कारण, प्रॉब्लम का कारण बन जाती हैं। तो हमें उन सामान से, उन चीज़ों से बचना चाहिए। अनावश्यक परचेज नहीं करें, जितना जरूरत हो उतना ही खरीदें। इससे क्या होगा? देखिए, यदि आपके घर में किसी भी तरह की बेफालतू की चीजें नहीं है, हमारे घर में क्या है, सारे तत्व है, 5 तत्व विद्यमान है। जब आपके घर में बेफालतू का सामान नहीं, तो सारी जगह आपके एयर एलिमेंट अच्छे से रोटेट कर रहा है, और आप खुद भी देखेंगे आप उस घर में कितने अच्छे से मूव कर सकते हैं। तो जब आप उस घर में अच्छे से चल पा रहे हैं, तो आपकी लाइफ भी तो आप अच्छे से अपग्रेड करेंगे ना, अपलिफ्ट करेंगे ना, लिफ्ट की तरह। और यदि हम खुद ही उस घर में अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, हमें हर जगह दिख रहा है सामान, हर जगह हमने बहुत सारी चीज़ें हैंग्स कर दी हैं, तो हमारे अपनी बॉडी के ऊपर क्या हम सहन कर सकते हैं उन चीज़ों को? और जो वास्तु, वहाँ पर भी एक वास्तु पुरुष लेटा हुआ है, क्यों उसके ऊपर हम अनावश्यक बोझ डाल रहे हैं? बजी नहीं, वास्तु पुरुष को सिर्फ वास्तु पुरुष नहीं समझें, वो एक जीवित प्राणी है, वो सांस लेता है, वो महसूस करता है, वो आपकी फीलिंग, आपकी संवेदनाएं, आपका सुख दुख सब कुछ फील हो रहा है उसे। उसको तंग क्यों करें? तो उन फीलिंग को बचाए रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए जो जैसा है अच्छे से मेंटेन करें। जो जितना है उसको ही, पुराना सामान हटा दो, कुछ नया ले आओ, कोई मना थोड़ी है। इवन हम तो लेडीज को बोलती हूँ, मैं जब भी वास्तु करने जाती हूँ, देखती हूँ इतने सारे क्लोथ्स रख रखे हैं उन्होंने, 100 जोड़ी। मैं कहती हूँ ये काम कब पहने थे आपने? वो कहती 10 साल बाद पहले पहने थे। तो आज आपको लगता है आप उनको पहनोगे? नहीं पहनेंगे, तो उसको दे दो ना किसी को। जो कपड़े, जो जूते चप्पल, जो चीजें जो 10 साल 2 साल 6 महीने से काम नहीं आई, तो अभी भी आगे भी कभी काम आने वाली नहीं है। तो उन चीज़ों को किसी को, ऐसे व्यक्ति को दान कर देना चाहिए, गिफ्ट दे देना चाहिए जिसको उनकी आपसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो परमात्मा भी आपको और देगा, लेकिन हम उनको स्टोर करे जाते हैं, इकट्ठा करे जाते हैं। कारण क्या होता है? उसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें? कि समस्याएं बढ़ती चल जाती हैं, फिर हमें वो फेंकनी पड़ती हैं। तो क्योंकि वो किसी की भी काम की नहीं रहती। हमारा हट चक्र और डे बाय डे उससे क्या हो रहा है? सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। और अब हम देख भी रहे हैं आज एट प्रेजेंट सिनेरियो में कि लोग कैसे होते जा रहे हैं, सिर्फ अपने से मतलब, सेल्फिश होते जा रहे हैं डे बाय डे। घर में यदि 10 लोग भी रह रहे हैं तो उनको लगता है कि सिर्फ मैं, आई एम इम्पोर्टेंट। और यही फीलिंग्स गलत है हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए। तो क्लटर फ्री घर को रखना है तो अनावश्यक सामान की खरीदारी से बचना चाहिए, अनावश्यक गिफ्ट आते हैं उनसे बचना चाहिए, ज़्यादा लेन देन नहीं करें। जो जरूरत का चीज़ हो वही आपस में एक दूसरे को दे, तो घर क्लटर फ्री अपने आप ही रहेगा और हैप्पी हेल्दी लाइफ रहेगी। ये बहुत अच्छा रहा। तो मुझे लगता है इस वीडियो का मंत्र और इस टिप का मंत्र भी यही है, हैव अ हैप्पी एंड अ हेल्दी लाइफ वाया बीइंग क्लटर फ्री। सो भैया आजकल ना ये कॉमन सा नोशन बन गया है, लोगों ने गूगल पे पढ़ के, वीडियोस देख के, कुछ देख के, मंदिर की लोकेशन ना लोगों के दिमाग में एक ही हो गई है आज। तो बहुत सारे लोग मेरे पास इंटीरियर्स कराने आते हैं, आर्किटेक्चुरल प्लान्स बनवाने आते हैं, घर का नक्शा बनवाने आते हैं, तो बोलते हैं यार शशांक मेरे को तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर चाहिए। भले ही नॉर्थ ईस्ट में जगह है नहीं है, तो क्या ये सही है? मंदिर की एक डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट ठीक है, या फिर मंदिर की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मंदिर के लिए 100% रॉन्ग है। नॉर्थ ईस्ट में ध्यान केंद्र बना सकते हैं, साधना का केंद्र बना सकते हैं, लेकिन हमें किसी आइडल को स्थापित करना, मंदिर बनाना लकड़ी का, पत्थर का, ऐसा कहीं भी किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना सबसे मुश्किल काम है और वो प्रॉब्लम का कारण भी बनता है। तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाने के लिए मैंने कभी किसी को रिकमेंड नहीं किया कि आपको नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना चाहिए। हमारे पास ही लोग आते हैं, जबरदस्ती करते नहीं, और कुछ भी सब बात आपकी कर लेंगे हम, लेकिन मंदिर तो हम नॉर्थ ईस्ट में ही बनाएंगे। ये बहुत ही एक सेंसिटिव जोन है नॉर्थ ईस्ट, हमारा ब्रेन है।
वो भी वास्तु पुरुष का ब्रेन है। आप उस पर कैसे इतनी देर तक बैठ सकते हो, कितनी जोत बत्ती आरती हवन करेंगे? क्या हम फायर एलिमेंट यहाँ पर रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में जब मंदिर होता है तो वहाँ पर आरती भी होगी, पूजा भी होगी, हवन भी होंगे। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर फायर एलिमेंट हमें चाहिए ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट जोन है क्लैरिटी की जोन है, हमारी विजन क्लियर हो जाए कि हमें लाइफ में करना क्या है। इसलिए हमारा ध्यान केंद्र बना दिया कि हम जाएं, घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट ध्यान की तरह बैठ जाएं और जो इंसाइट्स आने वाले हैं वो हमें वहां से मिल डाउनलोड हो हमारी बॉडी के अंदर। पूजा अर्चना का कोई विधान कहीं भी नहीं लिखा हुआ। मंदिर के लिए सबसे बेस्ट जो आइडल जोन है वो है वेस्ट जोन। पश्चिम दिशा में मंदिर बनाना सबसे अच्छा माना गया है। वैसे तो हर देवी देवता के हिसाब से अलग अलग जोन बताई गई हैं, लेकिन एक कॉमन मंदिर बनाना है तो वेस्ट जोन में सबसे अच्छा। आप बड़ा मंदिर बना सकते हैं, पत्थर का मंदिर बना सकते हैं, स्टैचू रख सकते हैं, लेकिन फिर भी घर में कम मूर्तियां, छोटा मंदिर, क्लटर फ्री मंदिर। ऐसा नहीं कि मंदिर में लोग, बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारे लोग घर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मंदिर कम लगता है, कोई स्टोर ज़्यादा लगता है। वो भगवान जी एक के ऊपर एक बैठे हैं। एक मूर्ति गणेश जी की है, उसके आगे लक्ष्मी जी की है, उसके आगे विष्णु जी बैठ गए, उसके शंकर जी बैठ गए, सारी मूर्तियों को भर देते हैं। ऐसा नहीं। मंदिर में हम क्यों जा रहे हैं, उस मंदिर का पर्पज क्या है? मंदिर का पर्पज है कि हम वहाँ 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिसके पास जितना समय है वहाँ जाए, उपयोग करें और अपने आप को अपने ईश्वर परमात्मा से कनेक्टेड करें या अपने चित्त को शांत करें, अपने अपने अंदर समाहित जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उसका ध्यान करें। लेकिन घरों के मंदिरों में क्या होता है, इतना सारा क्लेटर भर देते हैं, इतनी सारी चीजें भर देते हैं, चुनिया रेड कलर की, पुरानी चीजें, पुराने नारियल रखे हैं, 10-10 साल के गंगा जल के पात्र रखे हैं, धूनी भभूतियां, पता नहीं लोग क्या क्या भर देते हैं। तो हमें मंदिर में ऐसा जगह होनी चाहिए, मंदिर एक ऐसी प्लेस है जहां आप और आपके ईश्वर के बीच में, आपके परमात्मा के बीच में कोई रुकावट नहीं हो। आप वहां बैठें और उससे कनेक्ट हो जाएं और आपको इंसाइट्स आने लग जाएं। तो भैया ये तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे लोगों के दिमाग में, बहुत सारे मिथ्स थे जो आपने आज ब्रेक कर दिए मंदिर को लेके। मुझे लगता है ये तो काफ़ी बड़ा एक सेंसिटिव टाइप्स हो जाएगा और बहुत सारे लोगों के, मेरे को लगता है, नोशंस टूट जाएंगे जी। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी अच्छा वास्तुकार नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाने की कभी सलाह नहीं देगा, ऐसा मेरा भरोसा है। बहुत बढ़िया। तो गाइज़ ये आप लोगों के सामने है। तो आपको अब बिफोर मेकिंग द न्यू हाउस तो हमेशा एक अच्छे वास्तुकार को पूछना है और अपने मंदिर के डायरेक्शंस के बारे में अपनी कुंडली से मैच कराते हुए ज़रूर चेक करना है। सो भैया आजकल ना फाउंटेन्स का ज़माना है, तो कई लोग आउटर फाउंटेन लगाना चाहते हैं, मेरे पास आते हैं डिज़ाइन करते वक्त। कोई वाटरफॉल बनाना चाहता है, कोई मशरूम फाउंटेन लगाना चाहता है। तो क्या फाउंटेन्स घर में लगाने चाहिए, और लगाने चाहिए तो कहाँ पर? बहुत अच्छा सवाल है ये। और फाउंटेन घर में लगा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट हो हमारी तब। पहली बात तो फाउंटेन हमें नॉर्थ ईस्ट जोन में लगाना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है कि नॉर्थ ईस्ट जोन के अलावा कहीं भी फाउंटेन लगाना बहुत अच्छा नहीं है। या सेकंड ऑप्शन पे आते हैं तो नॉर्थ में हम फाउंटेन लगा सकते हैं, और इस दूसरी जोन कोई भी फाउंटेन के लिए नहीं आती। लेकिन आज मिथक बना हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट में फाउंटेन लगा दो, बड़े बड़े पत्थर के वाटर बॉडीज बना देते हैं, हैवी वाटर बॉडी बना देते हैं, पत्थर की वाटर बॉडीज बना देते हैं। अब जब नॉर्थ ईस्ट जोन एक सुई का वजन भी झेलने को सक्षम नहीं है, तो वहाँ इतनी बड़ी वाटर बॉडी बनाकर इतनी सारी मशीनरी दिन रात वहाँ चलेगी, चर्निंग होगी, तो वो क्या काम करेगा? तो इसके लिए वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी बात, फाउंटेन की जरूरत कब है हमें? हेल्थ या वेल्थ के लिए। नॉर्थ जोन हमारे लिए हेल्थ देती है, वहाँ भी एक कहा गया है कि छोटा सा फाउंटेन, मशरूम वाला फाउंटेन जो पार्क में लगा, छोटा फाउंटेन वहाँ लगाना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और उससे पैसा आता भी है। लेकिन अगर नॉर्थ जोन आपकी बैलेंस है, तभी एक्सटेंडेड है, तब आपको फाउंटेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर नॉर्थ जोन कम है और आपकी क्लाइंटेज कम हो रही है, आपको ग्राहक कम आ रहा है, आपके पैसे में कोई दिक्कत आ रही है, उस समय हमें फाउंटेन का यूज करना चाहिए। लेकिन अक्सर लोगों को हमने देखा कि नॉर्थ जोन बैलेंस होने के बाद भी, नॉर्थ जोन एक्सटेंड होने के बाद भी, नॉर्थ जोन एक्सटेंड होने के बाद भी लोग फाउंटेन लगा देते हैं। रिजल्ट क्या मिलता है उसका? क्या मिलता है रिजल्ट उसका? कि वहाँ के जो रहने वाले ऑनर है वो सारे दिन सिर्फ टायर पर बैठा हुआ है, पैसे पे बैठा हुआ है बस। जहाँ से पैसा आ रहा है बस पैसे को पकड़ो। उसने अपनी रात की नींद तक खराब कर ली, ना घर को देख रहा है, ना फैमिली को देख रहा है, ना बच्चों को देख रहा है। उसे सिर्फ एक ही चाहिए चीज़ कि मेरे पास बैंक बैलेंस आना चाहिए। उसको भोगेगा नहीं, आएगा भगवान की तरफ से, किस्मत में कर्म में जितना उतना ही आना है, लेकिन वो सारे दिन बस एक टायर पे, आज यहाँ जा रहा हूँ, आज वहाँ जा रहा हूँ।
क्यों एक फाउंटेन ने उसकी लाइफ को इतना एनहांस कर दिया कि उसके दिमाग को इतनी शक्ति दे दी कि बस पैसा 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 उस फाउंटेन ने पैसे के लिए डिजायर ज्यादा पैदा कर दी। जो पैसा आना है वो तो अपनी किस्मत से जितना आप काम करें उतना ही आना है, लेकिन डिजायर ज्यादा पैदा होने के कारण मन की जो शांति है वो भंग हो जाती है। इसलिए अनावश्यक फाउंटेन लगाने से बचना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे फाउंटेन नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में लगाना बहुत अच्छा है। लाइट वेटेड। सो दीदी, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ जैसे कि आप जानते हैं, तो हमारे यहाँ ना काफ़ी लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें पेंटिंग्स लगानी है, घर में आर्ट वर्क लगाना है, स्कल्पचर्स लगाने हैं। तो क्या पेंटिंग्स लगानी ठीक है और किस तरीके की पेंटिंग कहाँ लगानी चाहिए? देखिए, हम यदि अपने घर के वास्तु में कोई भी चीज़ प्लेस कर रहे हैं तो वो क्या कर रही है, हमारे यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना रही है। वो इनडायरेक्टली यूनिवर्स को मैसेज दे रही है कि मुझे क्या चाहिए। अब हम कई बार बहुत सारे लोगों के यहाँ जाते हैं, वो बेफालतू की लड़कियाँ लगाए रखते हैं अपने घर में, बहुत सारे कृष्ण भगवान के स्टैचूज लगाए रखते हैं, बहुत सारी उल्टी सीधी जैसे कह सकते हैं कि महाभारत की पेंटिंग्स लगाए रखते हैं, दो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, कोई मतलब जिसका हमें यदि देखने मात्र से हमें एक अच्छा फील नहीं आ रहा, हमें एक पीस नहीं मिल रहा, हमें एक हैप्पीनेस नहीं मिल रही, तो इस तरह की कोई भी स्कल्पचर्स, कोई भी पेंटिंग्स हमें अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। जो देखने पर मुझे शांति मिल रही है, जिसका कोई पर्पस है, जो कुछ बता रही है मुझे इनडायरेक्टली, और वो भी मैसेज क्या दे रही है, एक बहुत अच्छा मैसेज दे रही है, तो हमें उसको लगा सकते हैं। अभी हमने एक वास्तु की विजिट करने गए, वहाँ पर हमने देखा एक बच्चे के रूम में बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई खून से तब लदबदा आदमी जमीन पे पड़ा है। इस तरह की उन्होंने फोटो बच्चे के घर रूम में प्लेस कर दी। उसके थर्ड डे ही बच्चे का पैर का फ्रैक्चर हो जाता है, और वो 3 महीने हो गए, इसको कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, प्लास्टर हो रहा है, वो जो भी हड्डी फ्रैक्चर हुए। सोचो 12 साल 15 साल के बच्चे के दोनों पैर एक साथ फ्रैक्चर होना कितने मुश्किल काम है। और बच्चे तो वैसे तो स्ट्रांग होते हैं कि गिर भी 2-4 बार गिर जाते हैं तो भी कुछ नहीं बिगड़ता। उनकी सिर्फ हमने वो पेंटिंग रिमूव कराई, अब डॉक्टर भी उनको अच्छा मिल गया। वो जो हड्डी जो जुड़ नहीं रही थी, जो डॉक्टर कह रहा था कि 15 डेज में जुड़ जाती है, इसकी नहीं जुड़ रही है, पता नहीं क्यों, अब वो भी अच्छा उसका रिकवरी की तरफ जाने लगे। तो हमें युद्ध की फोटो, लड़ते हुए लोगों की फोटो, भागते हुए घोड़े की फोटो, डूबते हुए सूरज की फोटो, ऐसी पेंटिंग से बचना चाहिए। या जिनके सर कटा हो, हाफ फेस हो जिनका, उन पेंटिंग से हमें बचना चाहिए। आधे कटे हुए हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का सिर नहीं है, इस तरह की कोई भी हमें पिक्चर्स, कोई भी स्टैचूज अपने घर में नहीं लगाने। पेंटिंग वो है जो हम देखते हैं वो हमारे अंदर डाउनलोड होने लग जाता है। हम ईश्वर को देखते हैं तो हमें ईश्वर के गुण आने लग जाते हैं। हम किसी गर्ल्स को, किसी हीरो हीरोइन को देखते हैं, हम क्रिकेट वाले को देखते हैं, तो वही चीज़ें हमारे अंदर डाउनलोड हो जाती हैं। तो जो हमारे अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, पेंटिंग तो सिर्फ वही लगानी चाहिए। जो आप पाना चाहते हैं वो लगा दो। वो आपने यूनिवर्स को इनडायरेक्टली मैसेज दे दिया कि मुझे ये चाहिए, तो आप ये अचीव करने के लिए वो पेंटिंग को लगाया जा सकता है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वेरी गुड। तो गाइज ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, मुझे लगता है, जो हम समरी के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आप जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उसके आसपास की चीज़ों को पेंटिंग के फॉर्मेट में लगा के रखें, और वहीं से एक मैसेज क्लियरली अपने लिए। महावीर का एक सूत्र है जैन दर्शन में, भगवान महावीर ने आज से 2500 साल पहले एक मैसेज दिया कि तुम जिसे पाना चाहते हो उसे देखना प्रारंभ कर दो। तुम जिसे पाना चाहते हो उसे देखना प्रारंभ कर दो, क्योंकि तुम उसे ही पा सकते हो जिसे तुम देख सकते हो। भैया आजकल ना दीदी बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, और आप जैसे कि जानते ही हैं इंडिया में कैंसर, बीपी, शुगर तो आज एक नॉर्मल सी बात हो गई। तो क्या इसका रिलेशन भी वास्तु के साथ है? 100%। कुछ केसों में हमने ऐसे देखा कि कुछ बीमारी वंशानुगत हेरिडिटी की प्रॉब्लम होती है, वो अलग बात है, लेकिन 99% समस्याएं हमारी कुंडली और वास्तु से ही जनरेट होती हैं। जैसे आपने कहा शुगर और बीपी की समस्या की बात करी, अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में किसी का चूल्हा रखा हो और वहाँ उनका खाना बन रहा हो, तो ऐसे लोगों को 99% केसों में हमने ऐसा देखा शुगर और बीपी उन्हीं के घरों में मिलता है। हाँ, एज फैक्टर है, कोई 70 प्लस 80 प्लस हो गया, बॉडी में कोई और दिक्कतें आ गई, वो अलग मैटर है। लेकिन एक 30, 35, 40 साल, 50 साल की एज में अगर शुगर बीपी हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि मैं मीठा नहीं खाता हूँ, अब मीठा खा ही रहे हैं तो फिर तो डायबिटीज होगी ही। हो सकती है, जरूर नहीं होगी, हो सकती है, लेकिन ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर चूल्हा जल रहा है तो शुगर जरूर हो जाएगा, तो उससे बचना चाहिए। दूसरी बात, बीमारी की बात करी, जैसे हमने 15 सालों में सबसे ज्यादा काम जो किया कैंसर पे किया, या बीमारी पे किया, हमारी पूरी रिसर्च रही, उसी पे हमने पीएचडी की भक्तामर स्तोत्र पर, और उसमें जो पेशेंट हमने हील किए या ठीक किए या लाइफ एक्सटेंड किए, वो जो भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से जो लोग ठीक हुए, तो हमने 3 प्रोसेस यूज किए। सबसे पहले हमारे पास जो पेशेंट आए, हमने उनकी कुंडली देखी। कुंडली का 6, 8, 12वां भाव या शनि राहु की युति, शनि राहु की दृष्टि,
ये तय करती है, डिसाइड करती है कि किस व्यक्ति को कैंसर होगा, किसको नहीं होगा। अगर समय रहते हुए उस व्यक्ति की कुंडली का निदान, उपचार कर लिया जाए तो कुछ हद तक राहत मिल जाती है। कुंडली के बाद उस व्यक्ति के घर में निश्चित रूप से ही नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम दिखी जाती है। इसलिए हमने आपको पहले वीडियो में बताया कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर कभी नहीं रखना चाहिए। और इन 15 सालों में 80% केसों में हमने ऐसा देखा कि जिन घरों में कैंसर मिला उन घरों में नॉर्थ ईस्ट में शौचालय, किचन या बेडरूम या स्टोरेज मिली। 80% घरों में। 20% केसों में और दूसरी समस्याएं थी, किसी के वेस्ट में टॉयलेट था, किसी के साउथ वेस्ट में टॉयलेट था, क्योंकि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो कैंसर की प्रॉब्लम होती है या अलग अलग बीमारी की प्रॉब्लम होती है वो पूरे वास्तु के अलग अलग, जैसे वास्तु पुरुष लेटा हुआ है तो उसी हिसाब से होती है। लेकिन एक कैंसर जैसी प्रॉब्लम पर हमने जो रिसर्च कर शोध किया उसमें हमने ये मिला कि 80% कैंसर नॉर्थ ईस्ट खराब होने के कारण होता है। तो हमें नॉर्थ ईस्ट को क्लटर फ्री रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। किचन साउथ ईस्ट में अग्निकोण में होना चाहिए। घर का मुख्य द्वार क्लटर फ्री होना चाहिए। कूड़ा कचरा डस्टबिन घर के गेट के सामने कभी नहीं रखना चाहिए। जूते चप्पल फैलाकर नहीं रखने चाहिए। पश्चिम दिशा में, वेस्ट दिशा में भी टॉयलेट होता है तो ऐसा भी बहुत सारे केसों में हमने देखा कि उन लोगों को चेस्ट की प्रॉब्लम हुई, चेस्ट कैंसर हुआ या लंग्स प्रॉब्लम हुई, तो वो भी हमने बहुत देखा। तो उन चीज़ों से बचना चाहिए। बाकी तो बीमारियों के लिए बहुत अलग अलग ऑप्शन है। तो हमने दूसरा काम किया, वास्तु को ठीक किया। पहले कुंडली को उपाय के लिए, फिर वास्तु को ठीक किया। और तीसरा जो काम किया हमने भक्तामर स्तोत्र उनको पढ़ने के लिए दिया। हमने रेकी के माध्यम से, भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से उनकी हीलिंग करी। अधिकतर केसों में हमें सफलता मिल जाती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज तक कैंसर में सफलता मिल जाती है। फोर्थ स्टेज में कभी कभी ऐसा कह सकते हैं कि हम उनको नहीं हील कर पाए, नहीं ठीक कर पाए। लेकिन फिर भी पीसफुल डेथ हमने, हाँ, फिर भी हमने ऐसा देखा कि अगर कुंडली को उपाय कर लिए जाएं तो इस कुंडली को उपाय करने का मतलब है कि पास्ट लाइफ के जो हमारे कर्माश थे वो, Nullify। या जो हमारा लोन था, जो डेप्थ था, वो हमने नलीफाई कर दिया। उसके बाद हमने वास्तु को बैलेंस कर दिया। और जब हम आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़े, परमात्मा से जुड़े, अपने ईश्वर परमात्मा से जुड़े और भक्तामृत को पढ़ना प्रारंभ किया और नया पुण्य बढ़ाना चालू किया, तो बहुत से ऐसे केस रहे कि जिनको हम नहीं बचा पाए। बहुत से ऐसे मरीज रहे कि जिनको हम नहीं बचा पाए। लेकिन उनकी दो चीज़ अच्छी हुई कि लाइफ और क्वालिटी अच्छी हो गई, कि जितना जीवन उन्होंने जिया, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 healthy महीने, जिया। 6 महीने, वो जर्नी उनकी अच्छी रही। और जो डेथ हुई वो पीसफुल हुई। उनको पेन कम हुआ, उनको तकलीफ कम हुई, उनको कीमो और बाकी चीज़ें लेने के बाद साइड इफेक्ट कम आए। तो ये काम अगर तीनों चीज़ों को किया जाए, लेकिन हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट नहीं लें। आप कुंडली को उपाय करें, आपको अच्छे डॉक्टर मिलेगा। आप वास्तु को ठीक करें, आपकी दवाई लगने लगेगी। आप भक्तामर स्तोत्र का पाठ करें, या आपके पास जो भी मंत्र हैं, आप जिस धर्म को मानते हैं, जिस ईश्वर परमात्मा मानते हैं, उसके मंत्रों का पाठ करें, तो आप आध्यात्मिक ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे। आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। और रेकी हीलिंग और भक्तामर हीलिंग हमने करते हैं, या सामने वाला अपने आप अपनी कर सकता है अगर कोई जानता है, तो निश्चित ही बीमारियों में आराम मिलता है। हमें इन सब चीज़ों को एक साथ कंबाइंड करके ही यूज करना चाहिए। लेकिन कभी डॉक्टर जो दवाई बता रहा है, जिसका जो ट्रीटमेंट है, जिसका जो काम है, वो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दवाई बंद कर दें और सारा काम मैं कर लूँ। नहीं, जिसका जो काम है उसको करना, अपना रोल प्ले पूरा करना चाहिए। अच्छा, तो भैया इसको क्या हम बोल सकते हैं कि वास्तु, कुंडली, भक्तांबर स्रोत और रेकी, ये सारी चीजों का मिश्रण से ही इस पूरे डिजीज के सर्कल का ट्रीटमेंट हो सकता है? देखो, आज के युग में आप देखते हो कि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर कहीं वार होता है, कहीं लड़ाई होती है, कहीं मंदी आती है, कहीं तेजी आती है, कहीं सरकार बदलती हैं, तो पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट होता है। ग्लोबल क्राइसिस होती है, क्राइसिस आ जाता है, ग्लोबल चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ऐसा है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, वो रेकी हीलिंग हो, भक्तामर हीलिंग हो, वो प्राणिक हीलिंग हो, वो कुंडली हो, वो वास्तु हो, वो डॉक्टर की थेरेपियाँ हो, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब किस व्यक्ति को किस चीज़ से ज़्यादा फायदे मिलने वाला है, ये और हम आप डिसाइड नहीं करते, ये ईश्वर परमात्मा डिसाइड करता है। लेकिन अगर सभी चीज़ों का मिश्रण बनाकर हमें सब चीज़ों को यूज कर लें, जितना जितना थोड़ा थोड़ा जितना, ऐसे अति भी नहीं करें कि हम डॉक्टर की दवाई खा जा रहे हैं, भगवान को तो हम भूल गए। हम वास्तु खराब कर रखा है, हमने नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक कर रखा है, नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट है और फिर इलाज कराने जा रहे हैं, तो इलाज नहीं होगा। कुंडली के भावों का उपाय नहीं किया, कुंडली के नीच ग्रहों का उपाय हमने नहीं किया, दशाएं कौन सी चल रही थी, अंतर्दशा कौन सी चल रही थी, कुंडली की दशाएं कौन सी चल रही थी, चंद्र कुंडली में कौन सी दशाएं आ गई,
गोचर में कौन सी दशाएं आ गई, तो सब चीज़ों को देखें, वर्ष फल में कौन सी दशाएं चल रही हैं, अगर उनका उपाय समय रहते कर लिया जाए तो दवाई भी निश्चित रूप से लगती है, ऐसा मेरा मानना है और विश्वास है। और ये 15 साल का अनुभव और गारंटी के साथ मैं इस बात की भी जिम्मेदारी कहता हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच भैया। मुझे लगता है कि बहुत ही इंसाइटफुल वीडियो है और लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी जो ये लोग देखेंगे। और अगेन आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हमने डाल दिया है, तो किसी को कोई भी समस्याएं हैं और वो बात करना चाहते हैं तो भैया से आप बात कर सकते हैं और उनसे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।